सुभाष चंद्र बोस जी का नाम हम सुनते हैं तो एक ही ख्याल ज़हन में आता है कि नेताजी में ऐसे क्या गुण रहे होंगे कि उन्होंने जब देशभक्ति पर भाषण किया और सामने खड़े लोगों से आह्वान किया कि तुम अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दो, आजादी मिल जाएगी, और लोग उनकी इस बात को सुन करके मरने के लिए तैयार हो गए। कईयों ने हस्ताक्षर कर दिए कि हमने अपनी जिंदगी आपके नाम की। महिलाओं ने उनका भाषण सुन करके अपने सारे जेवर न्यौछावर कर दिए। मेरे ख्याल से लीडरशिप इसी को कहते हैं, और शायद इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जी को हम प्यार से नेताजी कहते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने मन में देश प्रेम की लौ जलाने वाले इन शब्दों को नहीं सुना होगा। ये शब्द महान सुभाष चंद्र बोस के हैं। कई लोग उन्हें क्रांतिकारी यानी रिवोल्यूशनरी, कम्युनिस्ट, नाजी पार्टी के हमदर्द कहते हैं। कई उन्हें कट्टरपंथी लीडर कहते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस असल में हैं कौन? एक लीडर के रूप में उनका अंतिम गोल क्या था? इस बुक में आप जानेंगे कि नेताजी ने पॉलिटिक्स में अपने करियर की शुरुआत कैसे की। आप जानेंगे कि ब्रिटिश सरकार उन्हें एक महान विरोधी के रूप में क्यों देखती थी। आप उनके प्रिंसिपल्स और आदर्शों के बारे में भी जानेंगे। बोस ने लेटर्स के माध्यम से हिटलर से बातचीत क्यों शुरू की? उन्होंने विदेशों में एक मजबूत सेना को क्यों लीड किया? वो जापान के इंपीरियलिस्ट जनरल से क्यों मिले? ये ऑडियो बुक समरी इन सारे सवालों का जवाब देगी। तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ हिज मैजेस्टीज अपोनेंट सुभाष चंद्र बोस, जिसे लिखा है सुगता बोस ने। गॉड्स बिलव्ड बैंक। सुभाष का मतलब होता है जो बोलने की कला में निपुण हो, जिसकी बातें असरदार होने के साथ साथ मन को मोह लेती हों। एक लीडर का काम आर्मी को इंस्पायर करना और उनमें जोश फूंकना होता है। इसीलिए यह नाम एक लीडर के लिए बिल्कुल फिट बैठता है, सुभाष। सुभाष प्रभावती और जानकीनाथ की 9वीं संतान थे। उनकी मां प्रभावती हाउसवाइफ और पिता जानकीनाथ लॉयर थे। सुभाष का जन्म 23 जनवरी 1897 कटक, उड़ीसा के एक संपन्न परिवार में हुआ था। लेकिन उस वक्त अकाल का प्रकोप फैला हुआ था। भारतीय इतिहासकारों का कहना है कि अकाल का कारण अंग्रेजों की कॉलोनियल पॉलिसी थी। क्वीन विक्टोरिया के अधीन जो काम करते थे, उन्होंने भारत को जरूरत का सामान जैसे दूध और कुछ खाने की चीजें भेजने का फैसला किया। लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने कहा कि भारत को मौजूदा पॉलिसी में बदलाव की जरूरत थी, दान की नहीं। सुभाष कई भाई बहनों के बीच बड़े हुए। वो अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते थे। वो एक मेहनती स्टूडेंट थे जो खासकर इंग्लिश के सब्जेक्ट में बहुत अच्छे थे। जब सुभाष टीनेज यानी किशोरावस्था की उम्र में पहुंचे तो उन्होंने उन सभी स्ट्रगल्स को एक्सपीरियंस किया जो लगभग हर टीनेजर करता है। हम सभी की तरह वो भी कंफ्यूज्ड थे, दुनिया में अपनी पहचान ढूंढ रहे थे। जीवन की इस हताशा में उन्हें स्वामी विवेकानंद से इंस्पिरेशन मिली। सुभाष उस समय सिर्फ 15 साल के थे, लेकिन इस छोटी सी उम्र में भी वो स्वामी जी के संदेश को समझ गए कि भगवान की सेवा करने के लिए पहले इंसानों की सेवा करना जरूरी है। इस बात को सुनकर सुभाष इस नतीजे पर पहुंचे कि मानवता की सेवा में पूरे देश की सेवा शामिल है। सुभाष ने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। वो कटक में सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने लगे। उन्होंने उन पेशेंट्स की देखभाल करने में मदद की जो स्मॉल पॉक्स और कॉलेरा जैसी बीमारियों से पीड़ित थे। इसके साथ साथ वो कई यूथ ऑर्गेनाइजेशंस में भी शामिल थे। सुभाष ने कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से फिलॉसफी में बीए की डिग्री पूरी की। वो साइकोलॉजी में मास्टर की डिग्री हासिल करने के बारे में सोच ही रहे थे जब उनके पिता ने उन्हें इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए मना लिया। सुभाष को कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में एडमिशन मिल गया था, लेकिन उन्होंने आईसीएस में अपना करियर नहीं बनाया। सोसाइटी में ऊंचा नाम या रुतबा बनाना उनके लिए मायने नहीं रखता था। उन्होंने अपने पेरेंट्स को एक लेटर लिखा कि वो अपना जीवन गरीबी हटाने और लोगों की सेवा करने में समर्पित करना चाहते थे। लगभग इसी समय महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में 20 साल सेवा करने के बाद भारत लौटे। 1915 तक गांधी जी हिंसा विरोधी समूह के नेता बन गए थे। सुभाष कैम्ब्रिज में फिलॉसफी की डिग्री पूरी करने के बाद भारत लौटे।
वो अपने देश की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का पक्का इरादा कर चुके थे। और अब आगे ड्रीम्स ऑफ यूथ। इंग्लैंड से लौटने के बाद सुभाष गांधी जी से मिलने गए। गांधी जी ने उन्हें देशबंधु चित्तरंजन दास यानी CR दास की शरण में ट्रेनिंग लेने की सलाह दी। दास बंगाल के कांग्रेस लीडर थे। सुभाष जब दास से मिले तो उन्हें उनसे एक कनेक्शन और जुड़ाव महसूस हुआ। उन्हें CR दास की सोच और पॉलिटिकल विचार बहुत अच्छे लगे। सुभाष उनके समर्पित शिष्य बन गए। इंटरनेशनल कांग्रेस स्वराज या सेल्फ रूल पर जोर दे रही थी। गांधी जी ने समझाया कि कांग्रेस अंग्रेजों के गाइडेंस में भारत की अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आजादी की तरफ बढ़े हर कदम में अंग्रेज बाधा डाल रहे थे। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया गया, जिसके अनुसार सभी भारतीय लॉ ब्रेकर्स को बिना किसी सुनवाई के गिरफ्तार किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप अप्रैल 1919 में पंजाब में बहुत खून खराबा हुआ। भारत की ये स्थिति थी कि जब CR दास ने सुभाष को बंगाल में नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट लीड करने की जिम्मेदारी सौंपी, सुभाष ने एंटी कॉलोनियल प्रेस के लिए एक एक्टिव एडिटर और राइटर के रूप में काम किया। इन क्रांतिकारी एक्टिविटीज के कारण दिसंबर 1921 से लेकर यूरोप में उनके देश निकाला के वक्त तक उन्हें 11 बार जेल में बंद किया गया। जेल में उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त किताबें पढ़कर और मेडिटेशन करके बिताया। अक्टूबर 1924 में सुभाष को एक सर्च वारंट दिया गया। अंग्रेज अफसरों ने बॉम्ब और हथियारों के लिए उनके घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। CR दास सहित स्वराज मूवमेंट के 17 और मेंबर्स को भी गिरफ्तार किया गया। सच तो यह है कि दास और सुभाष दोनों ही आतंकवाद में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि आतंकवादी तरीकों का इस्तेमाल करके स्वराज हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन वे गांधी जी की अहिंसा वाली सोच से भी पूरी तरह सहमत नहीं थे। दास गिरफ्तारी के समय न्याय न मिलने के कारण बौखलाए हुए थे। उन्होंने कहा, अगर देश प्रेम अपराध है तो मैं अपराधी हूं। साल 1929 कलकत्ता में सुभाष ने पूरी आजादी की मांग पर जोर दिया। यह गांधी जी के डोमिनियन स्टेटस के इरादे के खिलाफ था। डोमिनियन स्टेटस में जो स्टेट्स ब्रिटिश रूल के अधीन थे, उन्हें अपनी गवर्नमेंट बनाने का मौका दिया जाता है और उन्हें अधिकार भी दिया जाता है, लेकिन फिर भी वे ब्रिटिश सरकार के अधीन ही होते हैं। बोस को इस बात में शक था कि ब्रिटिश सरकार अगले साल तक भारत की डोमिनियन स्टेटस को मंजूरी देगी। उन्होंने कहा कि पूरी आजादी की मांग भारत में फैली गुलामी की मानसिकता को बदलेगा, लेकिन बोस के प्रस्ताव को कांग्रेस में ज्यादा वोट नहीं मिले। डोमिनियन स्टेटस के पक्ष में 1350 वोट थे, जबकि आजादी के लिए सिर्फ 973। इसके अलावा 1929 में सुभाष ने हुगली डिस्ट्रिक्ट के एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पीच भी दिया। उन्होंने भारत की आजादी के संघर्ष में आदमियों के साथ साथ औरतों, वर्कर्स और नीची जातियों को लड़ने के लिए एनकरेज किया। आगे एग्जाइल इन यूरोप। वियना में बोस को ट्यूबरक्लोसिस का पता चला। डॉक्टरों ने कहा कि वो दूसरे कैदियों से इन्फेक्ट हो सकते थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूरोप जाने की अनुमति दी। वो अब भी बोस को क्रांतिकारी हिंसा में सहयोगी के रूप में देखते थे। वियना में बोस की हेल्थ बेहतर होने लगी, लेकिन वो अब भी पेट दर्द से परेशान थे, जो उनके गॉल ब्लैडर में पथरी के कारण था। इसके बावजूद बोस ने यूरोप का दौरा करने का इरादा किया। उन्होंने सोचा कि भारतीय नेशनलिस्ट्स ने इंटरनेशनल कूटनीति की स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने भारत की आजादी को दुनिया के सामने लाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। यूरोप में रहने के उनके दो खास मकसद थे। पहला, देश के संघर्ष के बारे में वहां रह रहे भारतीय स्टूडेंट्स को एजुकेट करना। दूसरा, भारत और दूसरे देशों के बीच दोस्ती स्थापित करना। वो भारत की आजादी के लिए इंटरनेशनल लीडर्स का सपोर्ट हासिल करना चाहते थे। अगले 3 सालों तक बोस ने अपने मकसद की दिशा में काम करना जारी रखा। इस समय के दौरान वो एक क्रांतिकारी लीडर से एक इंटरनेशनल डिप्लोमेट में बदल गए थे। बोस ने सपोर्ट हासिल करने के लिए जर्मनी का दौरा किया, लेकिन वो काफी निराश हुए, क्योंकि हिटलर ने कहा कि भारत ब्रिटिश शासन के अधीन रहे, वही बेहतर होगा। बोस को एहसास हुआ कि जर्मनी के लोगों में भारत के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। यहां तक कि म्यूनिक की सड़कों में भी उनके साथ भेदभाव किया गया। बोस ने इटली, हंगरी, टर्की
रोमेनिया, युगोस्लाविया और बुल्गारिया का भी दौरा किया। यहां उनका अनुभव अच्छा रहा। उन्होंने वहां की खूबसूरती और नए नए लोगों से मिलने के एडवेंचर को बहुत एंजॉय किया। 1934 में बोस अपनी बुक द इंडियन स्ट्रगल पर काम करने के लिए वियना में रुक गए। ये 1920 से 1934 तक भारत में आजादी के आंदोलन के बारे में था। इस समय के दौरान ही वो अपनी वाइफ एमिली शेंकल से मिले थे। बोस को अपनी बुक की मैन्यूस्क्रिप्ट पर मदद करने के लिए एक क्लर्क की जरूरत थी। अप्लाई करने वाले लोगों में एक एमिली भी थी। बोस कुंवारे ही रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने सभी रिश्तों को मना कर दिया था जो उनके परिवार और दोस्तों ने उनके लिए बताए थे। साथ काम करते करते बोस और एमिली का प्रोफेशनल रिश्ता प्यार में बदलने लगा। एमिली मिलनसार और हंसमुख लड़की थी। बोस उन्हें प्यार से बाघिनी कहकर बुलाते थे, जिसका बंगाली में मतलब होता है शेरनी। एक परदेसी होने के बावजूद एमिली के परिवार ने खुशी खुशी इस रिश्ते को अपनाया। बोस की बुक 1935 में पब्लिश हुई। इसे भारत में बैन कर दिया गया था, लेकिन इस बुक को पूरे यूरोप में, लंदन में काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले। द वॉरियर एंड द सेंट। यूरोप में बोस का देश निकाला का समय खत्म हो गया था। 1938 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में अपनी लीडरशिप की भूमिका की शुरुआत की। 51st सेशन गुजरात में आयोजित किया गया था। मंच पर योद्धा और संत पास पास बैठे थे। कई लोग आए थे। उनके सामने गांधी जी और बोस ने भारत के फ्यूचर के बारे में बात की। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में एकता का प्रतीक था। गांधी अहिंसा में विश्वास करते थे, जबकि बोस का मानना था कि आजादी हासिल करने के लिए हिंसा की एक स्ट्रेटजी के रूप में जरूरत थी। अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद एक आजाद देश के रूप में भारत को एकजुट करने का उनका सपना एक था। भारत की इकोनॉमी को लेकर भी उनकी सोच एक दूसरे से काफी अलग थी। बोस चाहते थे कि भारत के पास मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हो, जो आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी था। लेकिन गांधी राम राज्य में विश्वास रखते थे। ये विलेज कम्युनिटी द्वारा बनाई गई एक स्वप्न लोक जैसी इकोनॉमी है, जो आत्मनिर्भर और आजाद होती है। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है। विचारों में मतभेद होने के बावजूद गांधी और बोस एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। इस मीटिंग से एक महीने पहले बोस ने हरिपुर में कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी। विट्ठल नगर नाम का एक टेम्पररी कॉम्प्लेक्स सारे मेहमानों को ठहराने के लिए तैयार किया गया था। एक भव्य जुलूस के बाद बोस विट्ठल नगर पहुंचे। उन्होंने भारतीय तिरंगा उठाया और घोषणा की, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो भारत को अब और गुलाम रख सके। हम आजाद होंगे। उनका भाषण आजादी के संग्राम के अंतिम चरण और आजाद भारत को जो सामाजिक और इकोनॉमिक सुधार की जरूरत थी, उस बारे में था। बोस ने ब्रिटिश सरकार की ताकत और कमजोरियों को समझाने से इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश की कई दूसरी कॉलोनी और गरीब अंग्रेज जनता भारत की तरह ही दुखों को झेल रहे थे। जब भारत आजाद होगा तो कोई वजह नहीं है कि भारत के ब्रिटेन के साथ समान संबंध नहीं होंगे। इसके बाद बोस ने भारत के माइनॉरिटीज के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि नेशनलिस्ट्स को माइनॉरिटीज को भी इस संग्राम में शामिल करना चाहिए। आपसी धार्मिक और पॉलिटिकल विचारों को सब्र के साथ अपनाना होगा, ताकि भारत एकजुट रह सके। उनका कहना था कि माइनॉरिटीज द्वारा रखे गए राज्यों में उन्हें स्वराज्य देनी चाहिए, खासकर सरकार और कल्चरल मामलों में। ये एक बैलेंस्ड और मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हासिल किया जा सकता है। बोस ने कहा कि अलग अलग पहचान देश की एकता में बाधा नहीं होनी चाहिए। वो लोअर कास्ट के लिए न्याय चाहते थे। वो हिंदुस्तानी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते थे। उन्होंने बढ़ती हुई आबादी के मुद्दे पर भी चर्चा की। उनका मानना था कि आबादी को कंट्रोल किया जाना चाहिए, ताकि हर भारतीय को भरपूर खाना, पूरा कपड़ा और अच्छी एजुकेशन मिल सके। बोस ने खेतीबाड़ी में भी सुधार करने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जमींदारी सिस्टम बंद होना चाहिए और गरीब किसानों को कर्ज के भार से मुक्त कराना चाहिए। इकोनॉमी को और बेहतर बनाने के लिए खेती को स्टेट द्वारा संचालित इंडस्ट्री से जोड़ा जाना चाहिए। अब आगे है वन मैन एंड वर्ल्ड एट वार। जुलाई 1940 में बोस को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिए एक बार फिर गिरफ्तार किया गया।
उन पर राजद्रोह मामले में 2 आरोप लगाए गए। ये मामला बंगाल में एक मॉन्यूमेंट से संबंधित था, जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों अपमानजनक मानते थे। इससे पहले बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद से रिजाइन कर चुके थे। उन्होंने जेल में अपना एंटी कॉलोनियल विरोध जारी रखा। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। फिर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नर को एक पॉलिटिकल टेस्टामेंट यानी कि इच्छा पत्र भेजा। पहले बोस ने टेस्टामेंट को सरकारी डॉक्यूमेंट्स के रखने की जगह पर जमा करने के लिए रिक्वेस्ट किया, ताकि आने वाली पीढ़ी उनकी भावनाओं को समझ सके। उनका मानना था कि एक आदमी भले ही मर सकता है, लेकिन उसके विचार हजारों बार जन्म ले सकते हैं। दूसरा, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से हिंदुओं और मुसलमानों को धर्म के नाम पर बांटने की सोच को बंद करने के लिए कहा। वे समझ गए थे कि अंग्रेज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे थे। तीसरा, उन्होंने अंग्रेज ऑफिसर से कहा कि वो उनकी भूख हड़ताल में विघ्न ना डालें। उन्होंने मांग की कि वे जबरदस्ती उन्हें खिलाने की कोशिश ना करें। बोस पीड़ा और बलिदान के द्वारा आजादी की इस लड़ाई को जारी रखना चाहते थे। बंगाल के गवर्नर और वायसराय ने ठान ली थी कि बोस को जेल में ही बंद रहना होगा, लेकिन अगर वो भूख से मर गए तो वो इसका दोष अपने ऊपर नहीं आने देना चाहते थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने बोस को भूख हड़ताल शुरू करने के 1 हफ्ते बाद घर जाने दिया। उन्होंने कहा कि बोस के तंदुरुस्त होने के बाद उन्हें फिर से जेल में बंद कर दिया जाएगा। ये चूहे बिल्ली का खेल तब तक चलता रहेगा जब तक बोस को एहसास न हो जाए कि उनकी भूख हड़ताल का उन पर कोई असर नहीं होगा और वो इससे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बोस एल्गिन रोड में स्थित अपने घर आ गए। सादे कपड़े पहने पुलिस वाले हर वक्त उन पर नजर रखे हुए थे। इंटेलिजेंस के एजेंट्स बोस से मिलने वाले हर आदमी को उनसे हुई बातचीत की खबर पुलिस को दे रहे थे। इतने सख्त पहरे में भी बोस यूरोप जाने का प्लान बनाने में कामयाब रहे। इसके लिए उन्होंने अपने भतीजे शिशिर और भतीजी इला की मदद ली। पूरे बोस परिवार में सिर्फ ये दोनों इस सीक्रेट प्लान के बारे में जानते थे। यहां तक कि बोस की मां और उनके भाई शरद को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अंग्रेजों ने सोचा कि शिशिर हर रोज अपने चाचा के घर अपनी ड्यूटी पूरी करने जाते थे। उन्हें लगा कि वो फॉरेन रेडियो पर पूरी खबर सुनने के लिए अपने चाचा के साथ बैठते थे। बोस ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड की हर खबर के बारे में खुद को अपडेटेड रखा था। वे जानते थे कि वर्ल्ड लेवल पर ब्रिटेन संकट में था। यह उनके लिए भागने का सबसे अच्छा मौका था। अब यह उनकी भतीजी की जिम्मेदारी थी कि वो इस बात का ध्यान रखे कि सब काम ठीक ठाक रूप से चले, ताकि कहीं कोई शक की गुंजाइश ना हो। उन्हें सबको यह यकीन दिलाना था कि बोस अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। इस बीच शिशिर हर रोज उनके घर से भागने की प्रैक्टिस करते। बोस ने कहा कि उन्हें सामने वाले मेन गेट का इस्तेमाल करना होगा, ताकि ब्रिटिश एजेंट्स को कहीं कुछ अटपटा ना लगे। इसीलिए 16 जनवरी 1941 की रात 1:30 बजे शिशिर आखिरी बार बोस के घर से निकले और उनके चाचा सुभाष पैसेंजर सीट में मोहम्मद जियाउद्दीन के भेष में बैठे थे। उन्होंने काली तुर्की टोपी, लंबा ब्राउन कोट और आंखों पर चश्मा पहना था। ये सब इतनी होशियारी से किया गया था कि 27 जनवरी को जाकर बोस के गायब होने की खबर बाहर आई। ये खबर हिंदुस्तान स्टैंडर्ड और रेटर्स में पब्लिश हुई। अंग्रेज ऑफिसर्स को बहुत बड़ा झटका लगा था और वो सब इस घटना से बहुत शर्मिंदा हुए कि इतने सख्त पहरे के बावजूद बोस उनकी नाक के नीचे से निकल गए और उन्हें भनक तक नहीं लगी। और अब अगला चैप्टर है द टेरिबल प्राइस ऑफ फ्रीडम। युद्ध अक्सर ऐसे लोगों में पार्टनरशिप या समझौते करवा देता है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, जैसे विंस्टन चर्चिल और जोसेफ स्टालिन। यह सुभाष चंद्र बोस और अडोल्फ हिटलर के समझौते से अलग नहीं था। बोस सिर्फ भारत की आजादी के लिए ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल लीडर्स का सपोर्ट हासिल करना चाहते थे। मई 1941 में बोस ने एक नोट लिखा जिसमें उन्होंने भारत के साथ साथ अरब देशों की आजादी का ऐलान करने के लिए एक्सेसिव पावर्स की मदद मांगी थी। उस समय इराक में ब्रिटिश विरोधी मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी। बोस ने इराकी ग्रुप की मदद करने के लिए जर्मनी से विनती की। उनका मानना था कि सोवियत यूनियन और जर्मनी के बीच शांति बनाए रखी जानी चाहिए। इससे भारत और मिडिल ईस्ट बेवजह युद्ध में घसीटे नहीं जाएंगे। बोस को बहुत निराशा हुई जब उन्हें पता चला कि जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर आक्रमण कर दिया था। उन्होंने अपनी चिंता जर्मन फॉरेन ऑफिस में व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जर्मनी आक्रमणकारी और हमलावर का रूप लेता जा रहा था।
लेकिन जर्मन ऑफिसर्स ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो भारत को एक आजाद देश के रूप में घोषणा करेंगे, लेकिन वो ये उचित समय आने पर करेंगे। बोस ने हिटलर द्वारा सोवियत यूनियन पर हमला करने के बारे में अपनी राय बताई कि इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सीमा के पास जर्मन आर्मी का मार्च भारतीयों के मन में जर्मनी के लिए बैर पैदा कर सकता है। जून में बोस दूसरे मामलों में बिजी हो गए। उन्होंने पूरे यूरोप में भारतीय स्टूडेंट्स और जिन भारतीयों को देश निकाला दे दिया गया था, उनकी मदद से फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। बोस ने भारतीय सेना की स्थापना भी की, जो भारतीय सैनिकों द्वारा बनाई गई थी और जो भारत की आजादी के लिए लड़ने को तैयार थे। ये जांबाज नौजवान भारत के अलग अलग कल्चरल और धार्मिक बैकग्राउंड से आए थे। फ्री इंडिया सेंटर और भारतीय सेना के मेंबर्स बोस को प्यार से नेताजी कहकर बुलाने लगे, जिसका मतलब होता है रिस्पेक्टेड लीडर। आगे चलकर साउथ ईस्ट एशिया में उनके लॉयल फॉलोअर्स भी उन्हें नेताजी कहने लगे। इस बीच ब्रिटिश ऑफिसर्स ने बोस की हत्या की योजना बनाई, लेकिन नेताजी ने उन्हें हर बार चकमा दे दिया। दिसंबर 1941 से जनवरी 1942 तक भारतीय सेना ने और कई जवानों को आर्मी में शामिल किया। उनकी रगों में जोश और देशभक्ति का रस खोलने के लिए बोस तो हमेशा उनके साथ थे ही। जर्मनी के फ्रैंकनबर्ग में एक बड़ी ट्रेनिंग कैंप बनाई गई। इस बीच बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर ऑफिशियल रूप से खोला गया। उन्होंने अपने झंडे के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के तिरंगे को अपनाया। बोस जैसे और कई लोग देश निकाला झेल रहे थे। उन सब ने यूरोप में शरण ली थी। वो भारत की आजादी की लड़ाई में बोस के साथ जुड़ गए। वो अपने देश में नहीं थे, लेकिन बोस ने उन्हें एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में अपनी आवाज उठाने के लिए एनकरेज किया। अरब रोड टू दिल्ली। पहली इंडियन नेशनल आर्मी फरवरी 1942 में बनाई गई थी। बोस ने उनके लीडर की भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी गहरी देशभक्ति की भावना और मजबूत इरादों को जवानों के साथ शेयर किया। बोस को लगा कि अब समय आ चुका था जब इंडियन नेशनल आर्मी को विदेश से दिल्ली ले जाना होगा। फरवरी 1942 में ब्रिटिश सेना सिंगापुर में चारों खाने चित्त हो गई थी। वहां लड़ने वाले भारतीय जवानों को ब्रिटिश ने जापानियों को सौंप दिया। इसीलिए 50,000 भारतीय जवान चांगी में इकट्ठा हुए। जापान के जनरल फुजिवारा इताइची ने सबके सामने अपनी बात रखी। जापानी मानते थे कि एशिया सिर्फ एशिया के लोगों के लिए था। वो ब्रिटिश रूल का अंत और भारत की आजादी के सपोर्ट में थे। उन्होंने भारतीय जवानों को आईएनए ज्वाइन करने की आज्ञा दे दी। ये सुनकर सब बहुत खुश हुए। अब जवानों का मन उम्मीद से भर गया था। जून 1942 में बोस को बैंकॉक में देश निकाला झेल रहे भारतीयों द्वारा इनविटेशन मिला। वो साउथ ईस्ट एशिया में उनके लीडरशिप के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। बोस ने कहा कि उन्हें भी लगता है कि दुनिया भर में फैले भारतीय नेशनलिस्ट्स को एकजुट करने की जरूरत है। जून 1942 से लेकर जुलाई 1943 तक साउथ ईस्ट एशिया में बोस की योजनाओं में देरी हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस समय युद्ध अलाइड फोर्सेस के पक्ष में था। सोवियत यूनियन को यूरोप में जर्मनी के खिलाफ फायदा हो रहा था। पैसिफिक एरिया में अमेरिका जापानी टेरिटरी पर जीत हासिल कर रहा था। जुलाई 1943 में बोस सिंगापुर पहुंचे। जब वो प्लेन से उतर रहे थे तो उनके स्वागत के लिए मार्चिंग गीत बजाया गया। बोस को गाने में एशिया का आफताब कहा गया, यानी एशिया का चिराग। उन्हें भारत के प्रिय नेता और गर्व के रूप में वेलकम किया गया। मई 1943 में बोस टोक्यो में थे। वे जापान के प्राइम मिनिस्टर हिदेकी तोजो का सपोर्ट हासिल करने के लिए उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन बोस जानते थे कि पहले उन्हें एक अच्छा इंप्रेशन जमाना होगा। जब तक तोजो बिजी थे, बोस हाई रैंक वाले कई जापानी जनरल से मिले। बोस ने उन्हें भारत में चल रहे आजादी के संग्राम के बारे में बताया। बोस ने जापान के बारे में और ज्यादा जानने के लिए भी समय निकाला। जून 1943 में बोस पहली बार प्राइम मिनिस्टर तोजो से मिले। हिटलर के साथ उनकी मीटिंग व्यर्थ थी, लेकिन यहां उन्हें काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जापान भारत की आजादी के लिए बिना किसी शर्त या निजी मकसद के उन्हें अपना पूरा सपोर्ट देंगे। आईएनए के लिए बोस की योजना बर्मा से दिल्ली तक मार्च करने की थी। उन्हें तसल्ली थी कि उन्हें अब काफी लोगों का सपोर्ट मिल चुका था। बोस ने 19 जून को टोक्यो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की।
वहां 60 जर्नलिस्ट मौजूद थे। बोस भारत को आशा की किरण दिखाना चाहते थे कि अब वो बंगाल की जेल में चुपचाप बंद नहीं थे, बल्कि जापान में कई लोगों के सपोर्ट के साथ काफी मजबूती से खड़े थे। बोस ने कहा कि ये हर भारतीय का फर्ज था कि वो आजादी के लिए अपना खून बहाने से भी ना चूकें। उन्होंने अपने भारतीय साथियों से विनती की कि वो ब्रिटिश द्वारा किए जा रहे झूठे प्रचारों पर नहीं, बल्कि उन पर अपना विश्वास रखें। बोस ने उन वीर क्रांतिकारियों के बारे में भी बात की जिन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। उन्होंने वचन दिया कि वो जल्द से जल्द अंधेरे जेल की सलाखों से बाहर निकालेंगे, ताकि भारत के वो वफादार बेटे फिर से रोशनी में कदम रख सकें। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया था कि हर देशभक्त भारतीय इस युद्ध का हिस्सा बने। जब देश से प्यार करने वालों का खून बहेगा, तभी भारत आजाद होगा। अ लाइफ इमॉर्टल। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन दुर्घटना के कारण नेताजी की मृत्यु हो गई। उनके वफादार साथियों ने उनके जाने का शोक जताया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि नेताजी अब उनके बीच नहीं थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स को अब भी लगता था कि यह उनकी कोई चाल थी। 1945 से 1946 तक आईएनए ने भारत में तहलका मचा दिया। लोगों ने उनका हीरो के रूप में स्वागत किया। उनकी ताकत और हिम्मत देखकर ब्रिटिश सरकार को विश्वास हो गया था कि बोस अब भी जिंदा थे। एक ब्रिटिश एजेंट ने सिंगापुर में अपने एक साथी को पूछा कि क्या बोस सच में मर गए थे या नहीं। अंग्रेज और भी ज्यादा तब कंफ्यूज हुए जब गांधी जी बोस के बारे में प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे थे, ऐसे जैसे कि वो अब भी जिंदा हों। बोस के परिवार पर सख्त निगरानी रखी जा रही थी, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। 1940 में लिखे एक लेटर में नेताजी ने कहा था कि एक दिन दुनिया में सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन विचार और सपने कभी नहीं मिटेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ उस महान लीडर के बारे में लिखी ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है, जिसने लोगों को अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने तक के लिए राजी कर लिया था। नेताजी ने पूरी जिंदगी जो भी किया सिर्फ भारत की आजादी के लिए किया। भले ही गांधी जी से उनके विचार अलग थे, भले ही उन्होंने एक अलग तरीका चुना, लेकिन देश के लिए उनका प्यार अनंत और गहरा था। उनकी जिंदगी का बस यही मकसद था, आजाद भारत। भारत की आजादी के लिए उनका संघर्ष तब शुरू हुआ जब वो कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन करके लौटे। वो तब भी जारी था जब वो सीआर दास के शिष्य बने, और तब भी कायम था जब वो बंगाल में एंटी कॉलोनियल राइटर थे। और ये संघर्ष उनके जीवन के अंत तक चलता रहा। जरा सोच कर देखिए, एक ही मकसद के लिए 10 से ज्यादा बार जेल जाना और फिर भी उसके लिए डट कर खड़े रहना, ये सिर्फ और सिर्फ एक महान देशभक्त ही कर सकता है। बोस सिर्फ अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाते हुए देखना चाहते थे। वो जितने भी साल यूरोप और एशिया में लगातार घूमे, इंटरनेशनल लीडर्स का सपोर्ट लेने की कोशिश करते रहे। अपने देश को आजाद कराने की हर योजना, हर कोशिश में आखिर उनकी जीत हुई। और इस ऊंचाई तक सपना देखना और उस सपने के लिए कोशिश करते रहना, ये भी हम नेताजी से सीख सकते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी ने दिल्ली पहुंचकर अपनी ताकत तब दिखाई जब नेताजी शारीरिक तौर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके विचार अमर बनकर उनके जहन में घूम रहे थे। और आखिर में ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पड़े और भारत में उनके शासन का अंत हुआ। नेताजी लोगों के जहन में वीरता और देशभक्ति के जीते जागते नाम बन गए। वो पूरी जिंदगी देश के लिए जिए और अंत में देश के लिए ही अपनी जान कुर्बान कर दी। शायद इसीलिए हमारे बीच ना होकर भी वो आज हमारे दिलों में जिंदा है, और जब कभी उनका नाम लिया जाता है, हर एक भारतीय का दिल उनके प्रति सम्मान से भर जाता है।